इससे पहले हमने पढ़ा था सूत्र एकाधिकरण विधि से गुणा करना। अब हम पढ़ेंगे सूत्र एक न्यूनयन पूर्णांक से गुणा करना। सूत्र एक न्यूनयन पूर्णांक। सूत्र एक न्यूनयन पूर्णांक। सूत्र एक न्यूनयन पूर्णांक होता क्या है? जैसे मान लो हमें गुणा करना है 37 को 99 से। 37 गुणा 99। जब भी हमें किसी भी संख्या को 999, 999, 9999 ऐसी कुछ संख्याओं से गुणा करना होगा, तब हमें ये सूत्र लगाना होगा, सूत्र एक न्यूनयन पूर्णांक। तो यहाँ हमें 37 को 99 से गुणा करना है। तो इस विधि में हमें दो भाग बनाने होंगे, जहाँ 37 से एक न्यूनयन यानी एक कम करेंगे, एक कम। इसी प्रकार यहाँ 99 में से वो संख्या घटा देंगे जो 37 में से एक कम करने पर आते हैं वो, यानी यहाँ हम 36 घटाएंगे। इस प्रकार हमारे पास इस साइड में आएंगे 36 और इस साइड में 9 में से 6 गए तो 3 और 9 में से 3 गए तो 6, यानी हमारे पास जो आंसर होगा वो होगा 36 63। इस प्रकार किसी भी संख्या को हल करने के लिए एक न्यूनयन पूर्णांक विधि यदि हम लगा सकते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि उस संख्या को या तो 9 से गुणा करना हो, या 99 से गुणा, या 999 से, या 9999 से। इस प्रकार हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, जैसे 46 को 99 से गुणा करना। 46 को 99 से गुणा करना, तो 46 गुणा 99। यहाँ हमें गुणा करना है 46 को 99 से। तो 46 को 99 से गुणा करेंगे तो 46 माइनस 1, यानी एक कम करेंगे, एक न्यूनयन। इसी प्रकार 99 में से कम करना है हमें 45। अब यहाँ 9 में से 5 गए तो 4 और 9 में से 4 गए तो 5। यहाँ से कम करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 45, यानी हमारे पास जो आंसर होगा वो होगा 45 54, जो इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। इसी प्रकार एक क्वेश्चन था जो एक न्यूनयन विधि से हल करना था, यानी 137 को गुणा करना था 9999। जैसा कि सूत्र में है 137 में से एक कम करेंगे और 9999 में से हमें घटाना है 137। इस प्रकार हमारे पास 9 में से 7 गए तो 2, 9 में से 3 गए तो 6, 9 में से 1 गया तो 8, 9 में से 0 गया तो 9, और यहाँ बचेगा यहाँ 36 आएगा 136, तो यहाँ आ जाएगा 3 और यहाँ आएगा 136। इस प्रकार हमारा जो आंसर होगा वो आएगा 136983। ये हमारा आंसर होगा। इस प्रकार एक न्यूनयन पूर्णांक विधि से हम किसी भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। इससे आगे दूसरी विधि है जिसको बोलते हैं यावधुनम तावधुनी या फिर सूत्र निखलम विधि। निखलम विधि, निखलम विधि को आधार उपाधार विधि भी बोलते हैं। आधार विधि, आधार उपाधार विधि। पहले हमें यही समझना है कि आधार और उपाधार क्या होता है। मान लो हमें गुणा करना है, दो संख्याओं को गुणा करना है। जैसे गुणा करना है 18 को और 12 को, तो हमें सबसे पहले चेक करना है कि इसका आधार क्या होगा। आधार हमेशा 10 की घात के रूप में होता है, 10, 100, 1000, इस प्रकार से। तो आधार हमेशा 10 की घात के रूप में होता है। उपाधार, उपाधार क्या हो? उपाधार अंक, उपाधार अंक। उपाधार अंक क्या होता है? जैसे मान लो हमें गुणा करना है 27 को और 32 को, तो हमें चेक करना है कि इसका आधार क्या होगा।
तो दोस्तों यहाँ पर आधार होगा 10 की घात 1 यानी 10, क्योंकि 100 यदि हम इसका आधार लेंगे तो 32 तक पहुँचना मुश्किल होता है। इस प्रकार 10 आधार लेंगे। उपाधार अंक क्या होगा, हम इनका जो उपाधार माने उपाधार वो लगभग 30 होगा, क्योंकि 30 के दोनों एकदम पास हैं। अब 30 के पास हैं तो 10 को कितने से गुणा किया जाए कि 30 आ जाए, यानी 10 को हम 3 से गुणा करेंगे तो 30 आएगा। इसका मतलब जो इसका उपाधार अंक होगा वो 3 होगा, उपाधार अंक होगा 3 और आधार होगा 10, इसलिए उपाधार तक पहुंच जाएंगे 30 तक। अब किसी भी क्वेश्चन का आधार और उपाधार यदि हमें लेना है तो पहले ये समझना पड़ेगा। जैसे मान लो हमें 211 को गुणा करना है 215 से, इसका यदि हम आधार लेंगे तो 100 लेंगे, आधार होगा 100 मतलब 10 की घात 2। यहाँ से यदि हम इसका उपाधार अंक लेना चाहिए, उपाधार अंक, तो हमें उपाधार यानी 200 तक पहुँचना होगा। 200 तक पहुँचने के लिए इस 100 को कितने से गुणा करना होगा, 2 से, इसलिए जो उपाधार अंक होगा वो 2 आएगा। इस प्रकार हम किसी भी क्वेश्चन का आधार और उपाधार को आराम से समझ सकते हैं। जैसे हमें गुणा करना है हमें वर्ग ज्ञात करना, वर्ग और गुणा एक ही बात है दोस्तों, क्योंकि हमें वर्ग ज्ञात करना है 93 का वर्ग, यानी 93 को 93 से गुणा करना है, 93 गुणा 93। तो सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पर आधार क्या होगा, आधार तो आधार हमारे पास आएगा 100, कि ये 100 के बिल्कुल नज़दीक है 100। उपाधार हमें लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो यहाँ से हम इसको हल करेंगे तो आधार हमारे पास 100 आएगा। दूसरी चीज़ होती है विचलन का मतलब कि ये 100 के कितने पास है, यानी कितने पीछे या कितने अधिक होगा तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे और कम होगा तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। तो यहाँ विचलन जो अंक आएगा वो आएगा -0.7, क्योंकि ये 7 कम है। तो यहाँ से हमें यदि 93 को 93 से गुणा करेंगे तो -0.7 और -0.7 इनको गुणा यहाँ लिखना होगा, ये विचलन अंक है और ये संख्या। अब यहाँ 0.7 माइनस के और गुणा में -0.7 जैसा पीछे लिखा हुआ है वो, और यहाँ आएगा 93 और -0.7, यानी एक संख्या लेंगे और इसके सामने वाले को छोड़ के बाकी जो बचेगा यदि वो माइनस का है तो घटाएंगे और प्लस का है तो जोड़ेंगे। यदि उपाधार अंक होता तो यहाँ से गुणा करते उसको, उपाधार अंक नहीं है तो ऐसे कैसे रख देंगे। यहाँ अपने पास आएगा 7 का स्क्वायर यानी 49, और यहाँ इसमें से 7 कम करेंगे यानी ये आ जाएगा 86। तो आधार यदि 100 है तो 2 अंकों को लिखेंगे, नहीं तो एक अंक लिखते हैं, और यहाँ आ जाएगा 86 इस प्रकार निखिलम विधि से हल कर सकते हैं। जैसे मान लो हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है 405, इसका स्क्वायर करना है। स्क्वायर करने के लिए 405 और 405 संख्या हो गई, ये तो संख्या। और दूसरा विचलन हमारे पास आएगा 0.5 प्लस की 0.5। आधार हमारे पास था, आधार हमारे पास 100, उपाधार अंक हमारे पास आ जाएगा 4, क्योंकि 400 तक पहुंचने के लिए 4 से गुणा करना पड़ेगा। ये प्लस के होंगे इसलिए इन दोनों को गुणा करेंगे, 0.5 गुणा 0.5, और यहाँ से 405 में इसको छोड़ देंगे और इसके अलावा जो है ये नहीं लेंगे और ये लेंगे, इसलिए 0.5 आएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे और उपाधार अंक से यहाँ गुणा कर देंगे, तो यहाँ अपने पास आएगा 25, और यहाँ इनको 4 को गुणा करेंगे 410 से, तो 1640, और ये आ जाएगा इस साइड में 25। आंसर होगा 16, 40, 25। इस प्रकार से आंसर होगा।
यहाँ एक चीज़ और विशेष देखने की ज़रूरत है कि जो अभी हमने हल किया है क्वेश्चन, उसका यदि सूत्र भी निकालना हो तो सूत्र भी निकाल सकते हैं, सूत्र भी निकाल सकते हैं। हमने किया था कि विचलन को विचलन से गुणा कर रहे थे हर क्वेश्चन में, इसका मतलब विचलन का स्क्वायर। और यहाँ क्या था, संख्या प्लस में विचलन, और यहाँ गुणा करना था उपाधार से, उपाधार अंक। तो इस प्रकार से सूत्र के हिसाब से भी हल कर सकते हैं। जैसे हमें गुणा करना हो 106 को, 106 का स्क्वायर निकालना है, 106 का स्क्वायर निकालेंगे तो यहाँ अपने पास विचलन अंक आएगा, विचलन अंक 06, संख्या 106 और उपाधार अंक है नहीं, उपाधार अंक 1 मान सकते हैं। इस प्रकार जो हल आएगा 106 का स्क्वायर बराबर विचलन का स्क्वायर यानी 06 का स्क्वायर, 106 प्लस में 06, विचलन प्लस संख्या का जोड़, और उपाधार अंक 1 है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आ जाएगा 112 और ये आ जाएगा 36, इसलिए हमारे पास आएगा 112 36 यानी 11,236 आंसर होगा। इस प्रकार से सूत्र से भी हल किया जा सकता है। दोस्तों कभी कभी परीक्षा में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है द्वंद्व योग विधि से वर्ग ज्ञात करना। द्वंद्व योग विधि से जैसे हमें ज्ञात करना है 42 का वर्ग द्वंद्व योग विधि से, तो ये बिल्कुल सिंपल विधि होती है। यहाँ हमें 42 गुणा 42 करना है, तो यहाँ भाग बनाए जाते हैं। सबसे पहले लिखेंगे 2 और यहाँ भी 2। दूसरे नंबर पर दूसरा भाग होगा, इसमें दोनों लिख देंगे 4 2। तीसरे नंबर पर जो खाना बनेगा उसमें बनाएंगे 4 और 4। इस प्रकार से यहाँ इन दोनों को गुणा किया जाएगा सीधा सीधा, यानी 2 गुणा 2। यहाँ तिरछा गुणा किया जाएगा और क्या जाएगा 4 दूनी 8 प्लस 4 दूनी 8, इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा और इस प्रकार इन दोनों को भी गुणा किया जाएगा। 4 चौक 16। अब यहाँ से आएगा 4, यहाँ से आएगा 8 8 16 और यहाँ से आएगा 16। इन सबको यदि जोड़ के लिखेंगे 4, यहाँ से 6, ये 1 आगे जाएगा तो 1764। इस प्रकार से वर्ग भी ज्ञात करवाया जा सकता है निखिलम विधि से। इस प्रकार निखिलम विधि से घन भी पूछ सकता है। तो घन ज्ञात करने का तरीका, घन कैसे ज्ञात करेंगे, सेम बात है जैसे ज्ञात करना 14 का घन। यहाँ आधार होगा, आधार 10, विचलन अंक 4, उपाधार की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। संख्या हो गई और विचलन हो गया। संख्या हुई 14, विचलन हो गया 4, 14 और 4। ध्यान ये रखना है कि हमें घन करना है तो इसका मतलब 3 बार लिखेंगे। सबसे पहले तीनों को गुणा करेंगे, 4 और 4। ध्यान रखना है तीनों विचलन को 3 बार गुणा किया है, यानी विचलन का क्यूब। इसको लिख सकते हैं विचलन का क्यूब। फिर हमें बीच वाले में लिखना है 2 को गुणा करना, शुरुआत और लास्ट वाले को। तो इसका मतलब 4 चौक 16 प्लस 4 चौक 16 प्लस 4 चौक 16, और लास्ट वाले में लिखना है 14, यानी संख्या यहाँ 3 गुणा विचलन का स्क्वायर है। विचलन का स्क्वायर करके 3 बार जोड़ा है, तो इसका मतलब 3 गुणा विचलन का स्क्वायर। और यहाँ संख्या
यहाँ आ रही है संख्या और इसमें इसके सामने वाले को छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, बाकी बच गए। यदि ये दोनों प्लस प्लस के हैं तो जोड़ेंगे, माइनस के हैं तो घटाएंगे। तो यहाँ से प्लस के 4 और प्लस के 4, यानी 2 गुना विचलन 2 बार जोड़ेंगे। इस प्रकार से अब बात है उपाधार की। यदि उपाधार अंक आता तो यहाँ उसकी घात 1 से गुणा करते और यहाँ उसकी घात 2 से गुणा करते, स्क्वायर से गुणा करते। इस प्रकार से हल करेंगे। तो यहाँ यदि हम इसका हल निकालना चाहेंगे तो यहाँ अपने पास आएगा 4 का क्यूब यानी 64, इसको जोड़ेंगे तो 16 3 48, और यहाँ से आएगा तो 14 4 18 4 22। एक अंक लिखेंगे, यहाँ से आया 4, ये आगे जुड़ जाएगा। 48 और 6 54, हासिल 5 यहाँ जाएगा, ये जाएगा 27 44। तो इसका हल होगा। इसी प्रकार हमारे पास कोई दूसरी संख्या यदि लें जिसमें उपाधार अंक भी हो तो वो है हमारे पास 27 का क्यूब करेंगे। देखो यहाँ से आधार है 10, उपाधार अंक ये है हमारे पास 2। विचलन कितना है? विचलन होगा यहाँ, विचलन होगा 7। यहाँ हम उपाधार अंक 3 लेंगे तो विचलन माइनस के 3 हो सकते हैं। जैसा आपको अच्छा लगे वैसा कर सकते हैं। सूत्र के हिसाब से यदि हम करना चाहें, सूत्र के हिसाब से तो विचलन का क्यूब था, विचलन का क्यूब 3 गुना विचलन का स्क्वायर और विचलन संख्या प्लस 2 गुना विचलन, ये हमारा सूत्र बना था। यहाँ उपाधार के स्क्वायर से गुणा करेंगे और यहाँ उपाधार से एक बार गुणा करेंगे। इस प्रकार हमारे पास यदि विचलन आ रहा है 7 तो 7 का क्यूब 3 गुना 7 का स्क्वायर और यहाँ जाएगा संख्या यानी 27 प्लस में 2 गुना 7। और यहाँ यदि हमें विचलन से गुणा उपाधार अंक से गुणा करना है तो यहाँ से 2 से और यहाँ 2 का स्क्वायर यानी 4 से। तो यहाँ से आ जाएगा 7 का क्यूब 343, 49 को 6 से गुणा करेंगे तो 49 को 6 से गुणा किया, 9 6 54 5 और 9 6 चौक 24 और 5 29, 294। यहाँ से इसको जोड़ेंगे तो 7 दूनी 14 और 21 को जोड़ेंगे तो 14 और 27 को जोड़ेंगे तो 7 4 11 हासिल 1 और 41 हो जाएंगे। 41 को 4 से गुणा करेंगे तो 4 एकम 4 4 चौक 16, 294 343। एक अंक लिखते जाएंगे। विधि मैंने बताई थी आपको 343, यहाँ से 4 9 2, अगले वाले अंक पर 4 6 1 जोड़ने पर हमारे पास आएगा 3 के 3 8, 9 और 3 12, 12 4 16, 9 और 3 12 4 16 हासिल 1, 8 1 9, 19 683। इस प्रकार से हम घन भी ज्ञात कर सकते हैं निखिलम विधि से। तो दोस्तों यहाँ तक जो गुणे के जो भी क्वेश्चन थे वो लगभग मैंने सारे बता दिए। यदि आपको मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें और ऐसे ही नई वीडियो प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना।